तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पेरेटिव कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति और सरकार। ठीक है, और राजनीति और सरकार का करना है तुलना विभिन्न देशों की पॉलिटिक्स के साथ। यह किस किस यूनिवर्सिटी में काम में देगा? तो देखिए, जिस जिस यूनिवर्सिटी में यह सिलेबस है उन सभी के काम में देगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ कुछ बताने से पहले, ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। रांची यूनिवर्सिटी का बात कर लेते हैं। बीबीएमकेयू नहीं आएगा इसमें। बीबीयू मीना भावे यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू, ठीक है, और आपका एनपीयू, साथ में कोल्हान यूनिवर्सिटी। देखिए, इनका मेजर पेपर इसका 7 में है। रांची यूनिवर्सिटी के मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। ठीक है, मीना भावे के भी मेजर पेपर 6 में पढ़ना है, और एसकेएमयू का मेजर पेपर 7 में यही चीज़ पढ़ना है, मेजर पेपर 7 में। एनपीयू का मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटी में है, किसी में मेजर पेपर 6 में तो किसी में मेजर पेपर 7 में। रांची यूनिवर्सिटी को मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। यहाँ पे टोटल मैं आपको 6 को क्वेश्चन दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन आप कर लीजिए। 6 में से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पक्का पक्का आएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सेमेस्टर 4 में कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और दायरा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स? ठीक है, तो देखिए, कॉम्पेरेटिव क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, कंपैरिजन करना, कि किसी को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना करना। ठीक है, एक दूसरे से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, इसी को तुलना बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी कि किस देश का पॉलिटिक्स अच्छा है, किस देश का पॉलिटिक्स खराब है, इसी को बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, तो तुलनात्मक सरकार और राजनीति, राजनीति विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न देशों की सरकारों, ठीक है, अलग अलग देश की सरकार, राजनीतिक और उनके राजनीतिक की कैसी प्रणाली है, कैसा राजनीतिक किया जाता है, राजनीतिक के व्यवहार क्या है, इसकी तुलना करके इसका अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, जिससे हम शासन के तरीकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि कौन कैसा अच्छा कर रहा है, उसको देख के हम भी अपने को बेहतर करेंगे। ठीक है, अर्थ क्या है? तो देखिए, तुलनात्मक सरकार और राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक भाग है। ठीक है, शाखा है जो विभिन्न देशों की सरकारों, राजनीति प्रणालियों और राजनीतिक व्यवहारों के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब अलग अलग सभी चीज़ों का तुलना करना है। यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यों और प्रदर्शनों का तुलनात्मक विश्लेषण करके राष्ट्र यानी कि अलग अलग राष्ट्रों के शासन पैटर्न, किस देश में कैसा शासन पद्धति है, यह हमारी समझ बढ़ाती है। ठीक है, अगला है, यह अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार, संघर्ष और आर्थिक विकास के कारणों और परिसीमाओं, परिणाम जो भी निकलती है, इसके अध्ययन करते हैं। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवा देता हूँ। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा करें। डिस्कस द डिफरेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के अप्रोच है। यहाँ पे बोला गया है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक दृष्टिकोण, ठीक है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण, ये सभी दृष्टिकोण को पढ़ा जाता है इसमें। ठीक है, पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? जैसे यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि सरकार, संविधान, कानूनी ढांचाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, यह राजनीतिक व्यवहार के गैर राजनीतिक या
अनौपचारिक तत्वों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया जाता है और उनमें समानताएं ढूंढी जाती हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति के संगठन और प्रयोग की व्याख्या नहीं की जाती। दूसरा है व्यवहारवादी अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है कि यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर जोर देती है। ठीक है, कि उसका व्यवहार कैसा है, मतलब व्यवहार मतलब कैरेक्टर नहीं, इसमें मतदान का व्यवहार, ठीक है, राजनीतिक कैसे वहाँ पे भागीदार लेते हैं, राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध को स्थापित करने का कोशिश करती है। ठीक है, तो ये आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। फिर संरचनात्मक कार्यवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, कि उसकी संरचना कैसा है, कैसा बनाया गया है। फिर आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण जान लीजिए, इसमें क्या है कि यह दृष्टिकोण व्यापक यानी कि बड़ा है, यथार्थवादी है, सटीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करती है। यह दृष्टिकोण दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन कराता है, चाहे वह यूरोप का हो या गैर यूरोप का हो, चाहे पश्चिमी विकसित देशों या विकासशील देशों का हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको निष्कर्ष में पढ़ना है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक का अपना महत्व है। दृष्टिकोण के माध्यम से हम विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक व्यवहार की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि संविधान और संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि संविधान किसी देश का शासन करने का एक ढांचा है। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना डेली काम करने का, तो किसी भी देश में जो काम करता है उसका टाइम टेबल जैसा है कि किस समय में क्या काम करना है। ठीक है, वही आपका संविधान है। संविधानवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सरकार को संविधान के अनुसार काम करने और उसकी सीमाओं के भीतर रहने को बाध्य करता है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे। ठीक है, न्यायालय है। संविधान क्या है, तो संविधान नियम कानून का एक किताब होता है। मूल रूप से समझिए कि नियम कानून का एक किताब होता है जो उस देश के हर एक नागरिक को उसको करना कर्तव्य होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, संविधान किसी देश के शासन के लिए मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का लिखित और या अनौपचारिक दस्तावेज होता है। यह सरकार की संरचना, शक्ति, नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। नागरिक मतलब उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान, अमेरिका का संविधान, ठीक है, ये सभी संविधान के उदाहरण हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधानवाद क्या है, ठीक है, तो संविधानवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि सरकार की शक्ति संविधान से आती है और संविधान ही उसकी सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, कार्य क्या है, तो देखिए संविधानवाद सरकार को मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है और उसे संविधान के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण, एक संवैधानिक सरकार जहां सरकार की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। महत्व क्या है इसका, ठीक है, संविधानवाद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और एक स्थिर, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हित समूह या दबाव समूह। अब दबाव समूह क्या है, दबाव मतलब प्रेस करके दबाना नहीं यार, ठीक है, प्रेशर डालना, प्रेशर ग्रुप इसको बोला जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट मतलब होता है लाभ। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दबाव समूह यानी कि हित समूह और दबाव समूह दोनों एक ही संगठन होते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दबाव समूह अधिक प्रत्यक्ष और दबावपूर्ण तरीके से ऐसा करते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा ये क्या, हमको तो समझ में नहीं आया। देखिए, अगर सरकार कोई गलत नीति करती है तो आदमी रोड हड़ताल कर देता है, ठीक है, भूख हड़ताल करता है, तो यही सब दबाव समूह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी समझेंगे, आप लोग भी किए हैं CGL का एग्ज़ाम पे कैंसिल करो, रद्द करो,
ये सब क्या है, दबाव है, गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं, तो ये भी एक दबाव समूह है। ठीक है। हित समूह ऐसे संगठन होते हैं जो किसी विशेष मुद्दे या नीति पर सरकार को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, लेकिन वे सत्ता में आने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे हम लोग ने आंदोलन किया कि सीजीएल परीक्षा रद्द करो, तो हम लोग को नहीं चाहिए आपका सरकार का गद्दी, हमें बस न्याय चाहिए। ठीक है। तो ये न्याय का एक तरीका होता है जो सरकार को उसके मनमाने ढंग को करने से रोकती है। किसान संगठन, व्यापारिक मंडल, मजदूर संघ, पर्यावरण संगठन। ठीक है। जैसे उस दिन देखे होंगे रांची में सभी आदिवासी मिलके उनको रैंप के लिए रोके, क्योंकि उनका जो जहाँ पे सरना स्थल है वहाँ पर रैंप बनाया जा रहा था सिरमटोली चौक के सामने। ठीक है। तो रोका गया, तो वो क्या है, वो भी एक दबाव समूह था, वो भी एक दबाव समूह था। बस ऐसे ही लिखना है कि एग्जाम्पल दे दे के लिखिएगा और अच्छा रहेगा। अपने स्थलों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देना, कार्यशैली, सरकार के साथ बातचीत, जनमत निर्माण। ठीक है। लॉबिंग, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। तो दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष दबाव डालते हैं। ठीक है। तो सब हम लोगों ने जान लिया दबाव समूह क्या है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है राजनीतिक दल और दल प्रणाली क्या है। राजनीतिक दल और दल प्रणाली क्या है, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। देखिए छोटा सा इसको मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ठीक है। आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष देश में चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवार का समन्वय करता है। किसी पार्टी के सदस्यों के लिए राजनीतिक के बारे में समान विचार रखना, ठीक है, आम बात है, और पार्टी विशिष्ट विचार या नीतिगत लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकती है। आगे देखते हैं तो विभिन्न देशों की कार्यपालिकाओं की संवैधानिक संरचना कैसी है। इसमें आपको पढ़ना है विशेष रूप से यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये चार को देश के बारे में पढ़ना है। ठीक है। देखिए तो हमारा है विभिन्न देशों की कार्यपालिका के संवैधानिक संरचना कैसी है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा पहला कि संवैधानिक संरचनाओं के संदर्भ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कंस्ट्रेंट भी नहीं करवाया कि विभिन्न देशों की कार्यपालिका के संवैधानिक संरचना कैसी है। किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में। आपको मालूम है सरकार के 3 अंग होता है, कौन कौन, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, दूसरा अंग क्या है, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, और तीसरा अंग क्या है, विधायिका, विधायिका। ओके, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका में सभी गवर्नमेंट जितना भी राजनेता लोग हैं ये आ जाते हैं। कार्यपालिका में जितना भी सरकारी कर्मचारी का व्यक्ति है वो आ जाते हैं। और न्यायपालिका में कौन आते हैं, तो जितना भी कोर्ट के कर्मचारी हैं, जज हो गया, वकील हो गया, या कोर्ट का कोई भी कर्मचारी, ठीक है, वो सभी न्यायपालिका में आते हैं। तो ये सरकार के 3 गो अंग हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न देशों में कार्यपालिका यानी कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी का संवैधानिक संरचना कैसा है वो बताइए। या फिर आ सकता है कार्यपालिका पूछा गया है ना, तो हो सकता है न्यायपालिका के बारे में पूछ ले, या फिर विधायिका के बारे में पूछ ले। कोई भी पूछ सकता है कि विभिन्न देशों की विधायिका के संवैधानिक संरचना को बताइए, या विभिन्न देशों की न्यायपालिका के संवैधानिक संरचना को बताइए। ठीक है। या तो कार्यपालिका का पूछेगा, या विधायिका का पूछेगा, या फिर न्यायपालिका का पूछेगा। मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। ठीक है। तीनों का यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन में आंसर करवा दूंगा। ठीक है। मुझे भूख भी लग गया, जस्ट डॉक्टर घर से आया हूँ और आप लोग का वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक मिनट यार, नींद भी आ रहा है। आप लोग का वीडियो बना के मैं सो जाऊँगा अपलोड करके। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है संवैधानिक संरचनाओं के संदर्भ में। ठीक है। संवैधानिक संरचनाओं के संदर्भ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विभिन्न देशों में
जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में अलग अलग स्वरूप होते हैं जो उनकी संवैधानिक प्रणाली पर निर्भर है। ठीक है, प्रत्येक देश में अलग अलग नियम कानून है। पहला, संवैधानिक संरचना, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद विधायिका, उसके बाद न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए इन सभी में पहला बात करते हैं यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी आपको मालूम है लंदन। अच्छा, लंदन, वो गाना निकला है, तेरे गाय ने इतना दूध दिया मेरा लोटा उसमें भूल गया, और क्या है, तेरी चूड़ियों के खनखन से मेरा लंदन जाना छूट गया। चलिए, वो गाना याद है बहुत, सुनिएगा तो लगेगा ये यार क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, यूके में कार्यपालिका यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख रानी या राजा होता है। कौन होता है? जितना भी संवैधानिक प्रमुख है रानी या राजा होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है। ठीक है, यूएसए की बात करें तो में अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे केवल राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट। अभी कौन है प्रेसिडेंट अमेरिका के? कौन है जी? डोनाल्ड ट्रंप ना, डोनाल्ड ट्रंप। पहले थे जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा, और कमला हैरिस भी खड़ा हुई थी बट कमला हैरिस हार गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वहीं फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, और वह संसद के प्रति जवाबदेही होता है। तो फ्रांस में भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का ज़्यादा पावर है, ठीक है, राष्ट्रपति से। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका फेडरल काउंसिलिंग द्वारा संचालित होती है जो 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में देखिए ना प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति है, वहाँ पे फेडरल काउंसिलिंग होता है। क्या होता है? फेडरल काउंसिलिंग के द्वारा, जो कि संसद होता है 7 सदस्यों का समूह, उसी के द्वारा चलाया जाता है। पानी दे रहा है क्या यार? नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक संरचनाएं। संवैधानिक संरचनाएं विधायिका के बारे में। कार्यपालिका जान लिए, छोटा छोटा जानेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा, और ज़्यादा पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, यूके में विधायिका संसद से बनी है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में विधायिका किससे बनी है? संसद से, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा को कहा जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को कहा जाता है। हमारे यहाँ पे भी 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूएसए की बात करें तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका कांग्रेस से बनी होती है। ठीक है, जिसमें सीनेट और प्रतिनिधित्व सभा शामिल होते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो विधायिका है, विधायिका की जब भी बात लें तो इसका मतलब राजनेता। ठीक है, फ्रांस में जो विधायिका होती है वो संसद से बनी होती है, जिसमें नेशनल असेंबली लोकसभा को कहा जाता है और सीनेट राज्यसभा को कहा जाता है। वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में विधायिका संघीय विधान सभा से बनी होती है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और राज्यों की परिषद शामिल होती है। वहीं पे बात कर लेते हैं संवैधानिक संरचना अब न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायपालिका मतलब पावर। ठीक है, न्यायपालिका मतलब कोर्ट, और यह सबको सजा सुना सकता है, रास्ते पे ला सकता है। ठीक है, आपका कोर्ट मैरिज करवा सकता है, बहुत कुछ करवा सकता है। यूके में न्यायपालिका का स्वतंत्र है, यूके में न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन इसमें कोई लिखित संविधान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, हमारे भारत में लिखित संविधान है ना, किताब है ना, वहाँ पे कोई किताब उताब नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय के साथ शुरू होती है और संविधान के मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, तो अमेरिका में भारत जैसा ही है। फ्रांस में बात करें कोर्ट कचहरी, तो फ्रांस में न्यायपालिका का सर्वोच्च
न्यायालय के साथ शुरू होती है जो संवैधानिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेती है। भारत के ही जैसा फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के बारे में बोला गया है कि स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका का संघ न्यायालय के साथ शुरू होती है और संवैधानिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेती है। तो ये भी भारत के ही ढंग से चलती है। केवल इंग्लैंड नहीं चलता है, इंग्लैंड जो अंग्रेजों वाला था, अंग्रेज लोग वहीं से आए थे, ये नहीं चलता है। इन 4 देशों में संवैधानिक संरचना अलग अलग है, लेकिन वे संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहीं तक। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और धीरे धीरे मैं सभी के क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका जल्दी से मैं क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा आप लोग को। ओके, बाय।